नमस्कार दोस्तों। हाल ही में 2 घटनाएँ घटित हुई। तो इससे पता चला कि जैसे लॉरेंस बिश्नोई के 2 शूटर बहराइच के हैं, जिन्होंने मुंबई में एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी, वो बहराइच के रास्ते ही नेपाल भाग गए। वहाँ पर इस गिरोह ने अपनी पैठ भी बनाई। इसके अलावा बहराइच हिंसा का जो आरोपी है, सरफराज नेपाल भागने की फिराक में था। नेपाल की रुपैडीह बॉर्डर के पास एनकाउंटर में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अक्सर ये खबरें आती हैं कि भारत से अपराध करने के बाद अपराधी नेपाल भाग जाते हैं। अपराधियों के नेपाल भागने की वजह तो है, एक तो वहां जाने के बाद उनका पकड़ना आसान नहीं होगा, दूसरा उनका प्रत्यर्पण होना मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि नेपाल अपराधियों और आतंकवादियों का स्वर्ग जैसा बन गया है, क्योंकि ये वहां रहते हैं और कोई वारदात करने भारत आ जाते हैं या अपराध करके वापस भाग जाते हैं। ज्यादातर अपराधों को मालूम है अपराधों में कि नेपाल पहुंचने के बाद उनका पकड़ पाना मुश्किल हो जाएगा। जानते भी हैं कि वो कौन-कौन सी वजहें हैं जिसके आपको इसमें बताते हैं कि कौन-कौन सी वजहें हैं जिसके अपराध करने के बाद जो अपराधी है वो नेपाल भागने के फिराक में रहते हैं। सबसे पहला कि खुले और आसमान सीमा, जिससे वहां पहुंचना आसान है। भारत और नेपाल सीमा अपनी खुली और कम जांच के लिए जानी जाती है, जिसे बिना किसी सख्त जांच से व्यक्ति आवाजाही आसानी से कर सकता है। इससे अपराधियों को नेपाल में जल्दी से जल्दी घुसकर पकड़े जाने से बचने की कोशिश में आसानी होती है। अब प्रत्यर्पण समझौता भी बहुत सी दिक्कतें हैं। मतलब कि अगर नेपाल चला गया अपराधी, तो फिर उसे भारत को प्रत्यर्पण करने के लिए मजबूत कानूनी ढांचे और समझौते के अभाव के कारण चुनौतीपूर्ण है। कानून परिवर्तन जो अधिकारियों ने पाया है कि नेपाल से किसी अपराधी को वापस लाना, पाकिस्तान से किसी अपराधी को वापस लाना जितना मुश्किल हो सकता है, जिससे यह भागने वालों के लिए कम जोखिम वाला आश्रय बन जाता है। भारत और नेपाल के बीच में जो प्रत्यर्पण संधि है, वो बहुत पुरानी है और लचर है, मतलब ठीक-ठाक नहीं है। नेपाल ने अपराधियों और आतंकवादियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगार बन चुका है अब नेपाल। अपराधियों को भी इस बात का अंदाजा हो चुका है कि भारत में आपराधिक रिकॉर्ड वाले कई व्यक्तियों को नेपाल में आरोपों का सामना नहीं करना पड़ता, जिससे वो वहां वैध व्यवसायी निवासी के रूप में रह सकते हैं। कैसे? इसके कई नेटवर्क हैं, जैसे नेपाल के कई तरह ऐसे आपराधिक नेटवर्क भी बन गए हैं जो भगौड़े को सहायता देता है और संसाधन भी उपलब्ध कराता है। यह नेटवर्क अपराधियों को नेपाल में आश्रय, रोजगार, यहाँ तक कि कानूनी सहायता भी देने में मदद। और बात करें तो यहाँ पर अब ये सवाल ये आता है कि क्या नेपाल और भारत के बीच में प्रत्यर्पण संधि क्या है? प्रत्यर्पण जो है, सरेंडर करने की संधि क्या है? भारत और नेपाल के बीच में औपचारिक जो है संधि पुरानी पड़ चुकी और अब उसका ज्यादा मतलब नहीं रह जाता। इससे ये होता है कि नेपाल भाग गए अपराधियों को वापस लाना भारतीय अधिकारियों के लिए आसान नहीं है। नेपाल के लिए वांटेड अपराधियों को अगर समर्पण करना है, सरेंडर करना है, तो उसके लिए कानून की जटिलताएं हैं। वहां अपराधियों को वापस लाना मुश्किल पड़ जाता है। अब लंबी प्रक्रिया भी हो गई है, जिस वजह से इतनी जल्दी ये बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इसमें नेपाल सरकार से सहायता के लिए संपर्क करने के पहले इंटरपोल वारंट जारी करना होता है, अन्य कानूनी दस्तावेज भी प्राप्त करना होता है। पूरी प्रक्रिया लंबी और बोझिल है। नेपाली कानून प्रणाली हमेशा से जो प्रत्यर्पण अनुरोधों पर भारतीय अधिकारियों के साथ बहुत ही सहयोग करती नहीं दिखी है। पहले 2 देशों के संबंध तब भी काफी बेहतर थे, लेकिन अब जब से दोनों देशों के संबंध में कुछ तनाव और खींचतान जैसी स्थितियां उत्पन्न हुई है, तो और भी अधिकारियों को सहयोग मिलना मुश्किल हो गया है। नेपाल में कितना गिरोह है और मौजूदगी है, इसकी भी बात सामने आई कुछ। जैसे कि बिहार के कई गैंगस्टर हैं, इनमें मोस्ट वांटेड की सूची में शामिल लोग भी हैं, वो भी कानून से बचने के लिए नेपाल भाग गए। इन बदमाशों में अगर नाम देखें तो मुकेश पाठक, विकास झा, अभिषेक मिश्रा, ये सब शामिल हैं। इसके बारे में ये भी बताया जाता है कि वे नेपाल के मध्य क्षेत्र के सीमा के निकट होकर ऑपरेट करते हैं। वैसे नेपाल में भारतीय गिरोह का
ऑपरेट करना लंबे समय से देखा गया है कि नेपाल में रहकर भारत में ऑपरेट किया जाता है। अंडरवर्ल्ड के कई लोगों के स्थानीय ऑपरेटेड नेटवर्किंग सिस्टम नेपाल में ही है। इसी वजह से शरणार्थी नेपाल बना हुआ है। किस तरह के अपराधी सिंडिकेट भारतीय भगोड़ों को मदद कर रहा है नेपाल, ये भी समझिए कि जैसा कि जिक्र किया गया ऊपर, मैंने आपको बताया कि कई भारतीय गैंगस्टर नेपाल में हैं। तो सिंडिकेट अक्सर भारतीय भगोड़ों को आश्रय और संस्था देने में मदद करता है। नेपाल के बीच में तस्करी नेटवर्क भी है जो हाई लेवल का है। इसके अलावा हथियार, नशीली पदार्थ और तस्करी जुड़ी हुई है। कुछ रिपोर्ट बताती है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट के संबंध भी हैं। दाऊद इब्राहिम के संगठन जैसे पाकिस्तान स्थित समूहों से भी जुड़े हुए लोग हैं। ये नेपाल में एक्टिव हैं और वहीं से पाकिस्तान की भी पाकिस्तान से संपर्क करते हैं और फिर भारत के लिए कुछ जो भी घटना घटित करना होता है वो करते हैं। कई भारतीय अपराधी नेपाल में वैध व्यवसाय भी कर चुके हैं, मतलब लीगली काम कर रहे हैं वहां पर। इस तरह से देखा जाए तो बहुत सारी चीजें हैं जो नेपाल और भारत के बीच में फंसा हुआ है। भारत और नेपाल की जो सीमा है कितनी लंबी है, अंत में ये भी समझ लीजिए। भारत नेपाल की लंबाई 1751 किलोमीटर है और यह सीमा भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम के साथ साझा करती है। उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करती है, जिसकी लंबाई 651 किलोमीटर है। पश्चिम बंगाल नेपाल के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करती है, लंबाई 96 किलोमीटर। भारत और नेपाल के सीमा पर 12 चेक पोस्ट हैं। इसके अलावा अंतर जिला सीमा पर 14 चेक पोस्ट हैं। उत्तर प्रदेश के सुनौली और रूपदीहा में एक ही चेक पोस्ट है। भारत और नेपाल के बीच में जो संधि है वो करीब बेअसर है। 1953 से ही यह संधि पर हस्ताक्षर हुआ, उसके बाद अपडेट नहीं हुआ। जनवरी 2005 में दोनों देशों ने अपडेट पर हस्ताक्षर की बात कही थी, लेकिन नेपाल राजी नहीं हुआ, इस वजह से ये पेंडिंग है। अब मतलब संधि का मतलब यह है कि दो या दो से ज्यादा देशों के बीच में समझौता होता है, जिसके तरह आरोपी एक व्यक्ति को दूसरे देश में ट्रांसफर करता है। अब यह समझौता दोनों देश के इस बात पर सहमत होते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने इन दोनों देश में से किसी एक में अपराध किया है तो देश को सौंप दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नेपाल आसानी से करता नहीं है। इस वजह से अभी जो है भारत और नेपाल के बीच में जो अपराधी है नेपाल आसानी से भाग जाते हैं और वहां से वापस लाना भी मुश्किल हो जाता है। आपको अच्छी वीडियो लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।